एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्मेसी प्रैक्टिस के यूनिट 3 के थर्ड चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है पेशेंट काउंसलिंग के ऊपर। तो इसकी जो भी नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे पेशेंट काउंसलिंग के बारे में, तो अगर हम लोग इसको नाम से ही देखें तो काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि किसी को किसी चीज़ के बारे में समझाना, अच्छे से काउंसलिंग देना। और पेशेंट तो हमारा पेशेंट होता ही है। तो बेसिकली यहाँ पे पेशेंट काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग पेशेंट को कोई दवा देते हैं तो उस दवा के रिलेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो कैसे उसको पेशेंट को अच्छे से समझाना है दवा के बारे में, वही होता है हमारा पेशेंट काउंसलिंग। और कौन देता है पेशेंट काउंसलिंग? हमारा फार्मासिस्ट का काम होता है थियोरेटिकल वे में, ठीक है। प्रैक्टिकल वे में तो आजकल बहुत सारे लोग दे देते हैं। तो पेशेंट काउंसलिंग इज द प्रोसेस by which a pharmacist provides oral and written information to patient about their medication to ensure safe, effective and rational drug use। तो सिंपल सी बात है, जब भी पेशेंट को कोई दवा दी जाती है तो उसको यहाँ पे ज़्यादातर इतना आइडिया नहीं होता है ना कि वो दवा किस बारे में, कैसे यूज करनी है, कितने टाइम यूज करनी है और कितने लंबे समय तक यूज करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन कौन देता है? हमारा फार्मासिस्ट देता है। तो वही हो जाता है पेशेंट काउंसलिंग। बाकी हमारा बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है फार्मास्यूटिकल केयर का, विच हेल्प पेशेंट अंडरस्टैंडिंग देयर थेरेपी, इंप्रूव्स अडियरेंस एंड प्रिवेंट मेडिकेशन एरर। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपनी थेरेपी यानी जो भी उनकी दवा चलने वाली है उसको वो समझ पाते हैं, ठीक है, कि किस चीज़ के लिए दवा है, कैसे यूज करनी है। दूसरी चीज़ की उनका, देखिए, जब दवा के बारे में उनको अच्छे से पता होता है कि दवा किस चीज़ को लेकर है, उनकी बीमारी कितनी सीरियस है या फिर कैसे दवा को यूज करना है, तो वो अच्छे से दवा को, मतलब कह सकते हो, अडियरेंस उनका इंप्रूव होता है। अडियरेंस का मतलब कि वो दवा अच्छे से फॉलो करते हैं, अच्छे से दवा खाते हैं, मिस नहीं करते हैं। और यहाँ पे मेडिकेशन एरर भी यहाँ पे प्रिवेंट होता है, क्योंकि वो यहाँ पे दवा के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ गए होते हैं, तो वहाँ पे कोई एरर वगैरह के चांसेस कम हो जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि यहाँ पे पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बढ़ जाती है, पेशेंट यहाँ पे अच्छे से मेडिसिन को सही तरीके से यूज कर पाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट का अडियरेंस यहाँ पे बढ़ जाता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट ने पहले ही सारी चीज़ें पेशेंट को समझा दी होती हैं। सेल्फ केयर यहाँ पे इंकरेज होती है, क्योंकि देखिए, पेशेंट अगर घर चला गया तो भाई उसको अपनी केयर खुद ही करनी है, तो उसको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। डिजीज अवेयरनेस, मान लो उसको कोई बीमारी है तो उसको उस बीमारी के बारे में भी अच्छे से समझाया जाता है पेशेंट काउंसलिंग में, तो उसको अपनी बीमारी का भी अच्छे से पता चलता है। उसके बाद यहाँ पे पेशेंट सेफ्टी प्रमोट होती है और थेरापेटिक आउटकम यहाँ पे बेटर होता है, मतलब कि जो भी दवा का रिजल्ट आने वाला है वो और बेटर हो जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कम्युनिकेशन स्किल्स की, ठीक है, कि भाई देखिए, जब भी यहाँ पे फार्मासिस्ट पेशेंट को दवा के बारे में समझाने वाला है तो फार्मासिस्ट को कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या फिर उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए। तो देखो, कम्युनिकेशन स्किल में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहला तो फार्मासिस्ट यहाँ पे बोल के जो भी बताता है, भाई फार्मासिस्ट पेशेंट से बात ही तो करता है, तो पहली चीज़ होगी वर्बल कम्युनिकेशन। और दूसरा कि बात करते समय उसके जो हाव भाव होते हैं, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। मतलब ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे पेशेंट से बात करते समय इन्वॉल्व होती हैं। अब इन दोनों चीज़ों में देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। जैसे अगर यहाँ पे फार्मासिस्ट जब बात कर रहा है तो उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। तो भाई देखिए, लैंग्वेज यहाँ पे फार्मासिस्ट को ट्राई करना है कि जिस लैंग्वेज में पेशेंट बात कर रहा है फार्मासिस्ट भी उसी लैंग्वेज में उससे बात करे। जैसे अगर वो अपनी यूजुअल जो है लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा है पेशेंट, तो वहाँ पे फार्मासिस्ट को ट्राई करना चाहिए उसकी लोकल लैंग्वेज को मैच करने का। अगर वो इंग्लिश में बात करना है तो इंग्लिश में, हिंदी में कर रहा है तो हिंदी में, ठीक है। उसके अलावा देखिए टोन, तो टोन यहाँ पे क्या है कि भाई फार्मासिस्ट जब यहाँ पे पेशेंट को समझा रहा है तो क्या फार्मासिस्ट का टोन बहुत हाई होना चाहिए? भाई फार्मासिस्ट का टोन ऐसा तो होना चाहिए कि ऐसा लगे कि वो पेशेंट को डांट रहा है ना। उसका टोन बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ही प्यार से उसको बोलना चाहिए। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम यहाँ पे वही चीज़ है कि भाई वॉल्यूम भी कितना ज़्यादा रखना है कि बहुत तेज तेज चिल्ला के तो नहीं बोलना है, हमें धीरे धीरे, मतलब कि इतना धीमे भी नहीं बोलना है कि पेशेंट सुन ना पाए, एक मीडियम वॉल्यूम हमें रखना है बोलते हुए। उसके बाद रेट ऑफ स्पीड, तो अब यहाँ पे मान लीजिए जब फार्मासिस्ट पेशेंट को समझा रहा है तो उसको बहुत तेज तेज थोड़ी बोलना है। अब उसको ऐसे थोड़ी बोलना है कि हाँ ठीक है ये दवा है, इसको ऐसे यूज़ करना है, ऐसे नहीं बोलना है ना। ऐसे बोलना है कि हाँ देखिए ये दवा है, इसको ऐसे यूज़ करना है। तो इस तरीके से मतलब सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि ये सारी चीज़ें, रेट ऑफ स्पीड थोड़ा नॉर्मल हो, मतलब ये सभी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल रखनी है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते तो भाई बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे पेशेंट से बात करते समय बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए। मूवमेंट यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हाथों से, अगर मान लीजिए हाथों से कुछ ऐसे समझाने वाला हो तो हाथों का मूवमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। आई कांटेक्ट बराबर पेशेंट से बनाए रखना चाहिए। और फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ पे बहुत ही अच्छे होने चाहिए, बहुत ही एक स्माइलिंग एक्सप्रेशन के साथ बात करनी है। मतलब डिपेंड करता है, अगर पेशेंट बहुत सीरियस है तो उतना भी नहीं, लेकिन हाँ दुखी होकर तो बिल्कुल नहीं बात करनी है कि पेशेंट को लगे कि अरे क्या मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इतना परेशान होकर बता रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है।
अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कम्युनिकेशन, तो कौन कौन सी चीज़ों के लेकर लेकर यहाँ पे कम्युनिकेशन होती है पेशेंट काउंसलिंग में। तो सबसे पहला आ जाता है पर्पज ऑफ मेडिकेशन। तो जो दवा यहाँ पे फार्मासिस्ट ने पेशेंट को दी है उसका पर्पज क्या है, तो पर्पज बेसिकली यहाँ पे डिजीज के बारे में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ये दवा कैसे काम करेगी, कैसे डिजीज को ट्रीट करेगी, उसके बाद इसका कितना डोज लेना है, ठीक है। एक मान लो टैबलेट है तो एक टैबलेट लेनी है, 2 टैबलेट लेनी है, और उसके बाद ड्यूरेशन तो ये कितने लंबे समय तक लेनी है। उसके बाद इसका गोल क्या है, तो गोल वही चीज़ है कि यहाँ पे किस लिए ली जा रही है, तो यहाँ पे भी डिजीज के बारे में थोड़ा अच्छे से बताना है, ठीक है। इसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और अगर अगर हो जाते हैं तो उसको डील कैसे करना है, तो ये भी हो गया। उसके बाद स्पेसिफिक ड्रग इशू, तो यहाँ पे मान लो उस ड्रग के रिलेटेड अगर कोई स्पेसिफिक इशू आता है जो कि फार्मासिस्ट को पहले से पता हो सकता है, तो वो भी यहाँ पे पेशेंट को बताना होता है। या फिर पेशेंट को अगर बाद में भी कोई इशू आता है तो फार्मासिस्ट को ये बताना होता है कि आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि एक गुड काउंसलर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, जैसे अगर कोई गुड काउंसलिंग दे रहा है कोई फार्मासिस्ट बहुत अच्छी, तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, पहली बात वो बहुत ही अच्छा लिसनर होना चाहिए। उसके बाद वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप पेशेंट को कोई चीज़ समझा रहे हो, ठीक है, तो पेशेंट कभी कभी हो सकता है आपकी चीज़ों को समझने की कोशिश ना करे, हो सकता है वो आपको डिनाई करे। तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मतलब ऐसा नहीं एकदम अपनी बातों पे अड़े नहीं रहना है, उसके लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी हो जाना है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि फ्लेक्सिबल होते होते कहीं आप कुछ गलत चीज़ पे ना एग्री कर जाओ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझाने के लिए फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। एम्पैथेटिक मतलब कि सहानुभूति, ठीक है, तो सहानुभूति रखनी है पेशेंट के लिए। नॉन जजमेंटल, तो अगर मान लो पेशेंट को कोई ऐसा इशू है, ठीक है, जहाँ पे मान लीजिए उसके प्राइवेट एरियाज में कोई इशू है, ठीक है, या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो कि थोड़ा सा सोशली मतलब सोशली जहाँ पे जज किया जा सकता है, तो वहाँ पे फार्मासिस्ट को बिल्कुल भी जज नहीं करना है उसको, ठीक है। टॉलरेंट होना चाहिए, ठीक है। मान लो कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट जो है बहुत अगर परेशान होता है तो हो सकता है वो फार्मासिस्ट से उतने अच्छे से बात ना कर पाए, ठीक है, या फिर हो सकता है कभी पेशेंट थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज हाई टोन हाई कर दे, तो वहाँ पे फिर फार्मासिस्ट को थोड़ा सा ये नहीं सोचना है कि यार ये मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहा है ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा टॉलरेशन भी होना चाहिए फार्मासिस्ट के अंदर। और कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली, तो यहाँ पे बात करते समय फार्मासिस्ट का कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग स्टेप्स की बात करें पेशेंट काउंसलिंग में, तो यहाँ पे देखो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो बेसिकली 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है प्रिपरेशन, ठीक है, दूसरा होता है ओपनिंग, थर्ड होता है काउंसलिंग कंटेंट, थर्ड होता है क्लोजिंग, और फोर्थ होता है क्लोजिंग। तो इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन के बारे में। तो देखो प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन में क्या होता है कि यहाँ पे कह सकते हो काउंसलिंग के लिए फार्मासिस्ट प्रिपेयर हो रहा होता है। तो प्रिपरेशन सबसे इफेक्टिव होता है, ठीक है, मतलब कि अगर फार्मासिस्ट पहले से प्रिपेयर होता है तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच में। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले क्या होता है कि जो फार्मासिस्ट है वो पेशेंट की कह सकते हो एक इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, ठीक है, कलेक्ट करता है, जैसे कि पेशेंट की एज, मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकेशंस। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट मतलब कह सकते हो बात करते समय भी कलेक्ट कर सकता है, लेकिन हो सकता है पेशेंट ने पहले से ही अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो पहले उसको इकट्ठा करना होता है। उसके बाद एक क्वाइट प्राइवेट स्पेस यहाँ पे चूज करना होता है इस बातचीत के लिए, ठीक है, ताकि डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पे रिड्यूस हो सके और पेशेंट कंफर्ट यहाँ पे इंश्योर हो, है ना, क्योंकि पेशेंट हो सकता है सबके सामने अपनी प्रॉब्लम अच्छे से बता ना पाए। उसके बाद ओपनिंग, तो यहाँ पे पेशेंट को सबसे पहले यहाँ पे एक ग्रीट करना है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से पेशेंट को वार्मली ग्रीट करना है। और उसके बाद यहाँ पे रैपड, देखो रैपड मतलब कि कह सकते हो एक तालमेल बैठाना, ठीक है, एक संबंध बनाना। तो मतलब पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच में एक तालमेल बैठाना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोड्यूस, तो उसके बाद जब यहाँ पे एक तालमेल अच्छा खासा हो गया तो यहाँ पे सबसे पहले फार्मासिस्ट को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद अपना रोल बताना है कि वो किस तरीके से पेशेंट की मेडिकेशन और हेल्थ में, ठीक है, जो भी पेशेंट को बीमारी है और जो भी पेशेंट यहाँ पे मेडिकेशन यूज करने वाला है तो उसमें फार्मासिस्ट कैसे हेल्प करने वाला है, फार्मासिस्ट को ये भी एक्सप्लेन करना है ताकि पेशेंट को समझ में आए कि फार्मासिस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है और ये सेशन कितना जरूरी है। उसके बाद आस्क द पेशेंट इफ दे हैव एनी इनिशियल कंसर्न, अब अगर मान लो पेशेंट को पहले से ही उसके अंदर पेशेंट के अंदर कोई सवाल है, ठीक है, तो वो पहले पूछ सकता है, ठीक है, बाद में ताकि आप पूछो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फाइनली जो है काउंसलिंग कंटेंट का स्टेप आ जाता है। तो यहाँ पे आपके सवाल जो है पेशेंट से स्टार्ट होते हैं। तो सवाल या फिर कह सकते हो आप जो है बताना चालू करते हो दवा के बारे में। तो कुछ सवाल भी पूछ सकता है फार्मासिस्ट, बाकी अगर नहीं कोई सवाल है तो यहाँ पे डायरेक्टली सबसे पहले वो नेम और स्ट्रेंथ बताता है मेडिकेशन का। उसके बाद रीजन कि किस लिए ये दवा यहाँ पे आपको प्रिस्क्राइब करी गई है, कैसे ये दवा काम करेगी, कैसे मेडिकेशन को लेना है, कितने लंबे टाइम तक लेना है, इसके क्या क्या पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लो कोई इंटरेक्शन है तो किस किस खाने के साथ इसको नहीं खाना है, या फिर कोई दवा अगर ऑलरेडी चल रही है तो अगर कोई दवा ऐसी है जो कि इंटरेक्ट कर सकती है तो वो भी बताना है कि इसके साथ इसको नहीं लेना है। उसके बाद दवा को स्टोर कैसे करना है उसके बारे में बताना। उसके बाद मिनिमम ड्यूरेशन, तो जैसे कुछ कुछ
दवाएं क्या होती है कि अपना इफेक्ट शो करने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने तुरंत खाया हो तुरंत ही आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो गया। तो कितना एक मिनिमम टाइम लगेगा उस दवा का इफेक्ट आने में, तो वो सारी चीज़ें पेशेंट को बतानी है, ताकि ऐसा ना हो कि पेशेंट दवा खाए उसको तुरंत कोई इफेक्ट ना दिखे तो उसको लगे दवा काम ही नहीं कर रही तो वो दवा बंद कर दे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा फार्मासिस्ट को ध्यान रखनी है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्लोजिंग द सेशन, तो यहाँ पे फाइनली क्या होता है, जब पेशेंट फार्मासिस्ट ने दवा के रिलेटेड सारी चीज़ें पेशेंट को बता दी होती हैं, तो यहाँ पे फिर पेशेंट को इंश्योर करना होता है फार्मासिस्ट को कि पेशेंट के पास फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो भी फार्मासिस्ट ने सारी इन्फॉर्मेशन बताई उसको फिर एक समराइज फॉर्म में बताना होता है। और उसके बाद देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन उसने वर्बली बताई है मुंह से बोलकर, फिर उसको एक रिटन इंस्ट्रक्शन भी ऑफर करना चाहिए, ताकि पेशेंट मान लो कोई चीज़ अगर अच्छे से नहीं सुन पाया या फिर बाद में भूल जाए तो वो लिखी हुई चीज़ों को देख कर पहचान ले, है ना, या उसको याद आ जाए। उसके बाद पेशेंट को थैंक यू करना है और उनको ये भी बताना है कि अगर वो फ्यूचर में कभी भी उनको कोई भी क्वेश्चन चाहिए होता है, क्वेश्चन होगा, तो वो यहाँ पे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं स्टेप्स फॉर द काउंसलिंग, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने स्पेशल केसेस दैट रिक्वायर अ फार्मासिस्ट के बारे में, तो यहाँ पे देखो स्पेशल केसेस दैट रिक्वायर अ फार्मासिस्ट, मतलब ये टॉपिक आपका सिलेबस में दिया हुआ है। देखिए हम सिलेबस के हिसाब से हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आप सिलेबस अगर आपके पास है तो आप देखते हुए चलना। तो यहाँ पे ये टॉपिक भी आपका दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्हीं को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे अगर किसी पेशेंट को HIV या एड्स है, तो वहाँ पे देखो वहाँ पे फार्मासिस्ट बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट को क्या होता है कि मल्टीपल एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स लेनी होती है स्ट्रिक्ट शेड्यूल के साथ। देखो वैसे तो एड्स का कोई इलाज नहीं है, HIV एड्स का, लेकिन फिर भी यहाँ पे इनको मैनेज करने के लिए क्या होता है कि बिल्कुल बिना मिस किए काफ़ी लंबे टाइम तक जो है दवा लेनी होती है, ठीक है, जब तक भी पेशेंट यहाँ पे जिंदा रहता है। तो मतलब पेशेंट को यहाँ पे बिल्कुल भी दवा अवॉइड नहीं करनी है। तो फार्मासिस्ट क्या करते हैं, फार्मासिस्ट यहाँ पे सबसे पहले जो है ध्यान रखते हैं कि पेशेंट जो है अडेरेंस रहे, ठीक है, दवा के प्रति उसका अडेरेंस रहे, वो बिल्कुल भी यहाँ पे दवा को मिस ना करे, ताकि रेजिस्टेंस ना डेवलप हो। क्योंकि क्या होता है कि अगर ये सारी दवाएं मिस होती हैं तो फिर जो भी वायरस है बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाता है उस दवा से, फिर वो दवा उसके ऊपर बिल्कुल काम ही करना बंद कर देती है। उसके बाद ये भी देखना है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो पेशेंट ले रहा है, ठीक है, तो उसके साथ में कोई ऐसी दवा ना ले ले जो कि इंटरेक्शन कर जाए। उसके बाद यहाँ पे इस दवा के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और कैसे, और इसका लाइफ लॉन्ग थेरेपी में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि भाई उसको पूरे कह सकते हो जब तक भी वो जिएगा तब तक उसको यहाँ पे दवा लेनी होती है, तो क्यों उसको लेनी है, कैसे यहाँ पे उसकी लाइफ थोड़ा सा इंक्रीज हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बतानी होती है। उसके बाद पेशेंट विथ मेंटल इलनेस, तो जिन भी पेशेंट को डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें हैं, तो उनको भी बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। क्योंकि देखिए वो यहाँ पे क्या होता है भाई, ज़्यादातर वो यहाँ पे इतने परेशान होते हैं या फिर थोड़ा सा उनका माइंड काम नहीं करता है कि वो दवा खुद ही लेना भूल जाते हैं। तो वहाँ पे भी कह सकते हो रेगुलर मेडिकेशन इनटेक को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि नॉन अडेरेंस बहुत ही कॉमन होता है ऐसे पेशेंट में। उसके बाद साइड इफेक्ट को मॉनिटर करना, जैसे कि हो सकता है ऐसे पेशेंट को ज़्यादातर ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो कि सिडेशन कॉज करती हैं, तो सिडेशन कहीं बहुत ज़्यादा ही ना हो जाए, मूवमेंट डिसऑर्डर ना डेवलप हो जाए। उसके बाद अगर कोई इनका फैमिली मेम्बर है तो वहाँ पे उस फैमिली मेम्बर को भी एजुकेट करना, ठीक है, और सपोर्ट करना सेफ मेडिकेशन यूज को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंटल इलनेस के पेशेंट में आ जाती हैं। उसके बाद कोरोनरी हार्ट डिजीज, तो इसमें क्या होता है, जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी होती है, मतलब कह सकते हो जो ब्लड वेसल हार्ट को, जैसे हार्ट क्या करता है, हमारा दिल पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, तो जो हार्ट है उसको भी तो ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। तो हार्ट खुद को ब्लड सप्लाई कैसे करता है, तो हार्ट को ब्लड सप्लाई हमारी कोरोनरी आर्टरी करती है, ठीक है, एक हमारी ब्लड वेसल होती है। तो उस कोरोनरी आर्टरी में कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, तो इस ब्लड वेसल में कभी कभी हमारे कुछ प्लैक ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फ्लो यहाँ पे प्रिवेंट होने लगता है, मतलब ब्लड हो सकता है आगे तरफ फ्लो ही ना हो पाए, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केस में भी जो है कह सकते हो पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ही ज़रूरी होती है, और पेशेंट का ध्यान रखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है कि जब भी वो दवा ले रहा हो कि एडजस्ट करना, ठीक है, ताकि जो भी थेरेपी है, जैसे इसमें जो भी दवाएं हैं, ठीक है, तो ऐसी दवाएं होती हैं जो कि बीपी को बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा कर सकती हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि बीपी कंट्रोल में रहे। कोलेस्ट्रॉल और क्लॉटिंग रिस्क, देखो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही बेसिकली यहाँ पे इस चीज़ के डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप लोगों ने कोरोनरी आर्टरी डिजीज पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा, और इसी को हम लोग बेसिकली क्लॉटिंग बोल सकते हैं, तो क्लॉटिंग का रिस्क भी यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए एडजस्ट करना होता है थेरेपी को। उसके बाद यहाँ पे हार्मफुल ड्रग इंट्रैक्शन से बचाने के लिए भी यहाँ पे फार्मासिस्ट का बहुत ही मेजर रोल होता है।
उसके बाद जिन भी पेशेंट को यहाँ पे अस्थमा है, तो देखो अस्थमा के पेशेंट को भी प्रॉपर इनहेलर्स और कंट्रोलर्स का यूज़ करना होता है। तो ऐसे केस में भी यहाँ पे फार्मासिस्ट बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, ताकि वो अच्छे से समझा सके कि इनहेलर को कैसे यूज़ करना है, कैसे इनहेलर के प्रति अपना एडहेरेंस को मेंटेन रखना है। और जो भी ट्रिगर्स हैं, जैसे अस्थमा पेशेंट क्या होता है कि उनको बिल्कुल भी पॉल्यूशन वगैरह में नहीं जाना होता है, तो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे उनको बिल्कुल अवॉइड करना है, किस एटमॉस्फेयर में बिल्कुल नहीं जाना है। तो ये सारी चीज़ें भी फार्मासिस्ट यहाँ पे इंश्योर करता है। उसके बाद जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, तो डायबिटीज़ में भी क्या होता है भाई, डायबिटीज़ में रेगुलर यहाँ पे जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन देना होता है, तो उनको डेली एटलीस्ट 2 टाइम इंसुलिन देना होता है। तो वहाँ पे कहीं इंसुलिन मिस ना हो जाए, ठीक है। या फिर जो है डाइट, अगर मान लीजिए टाइप 2 डायबिटीज़ है तो डाइट उनकी कंट्रोल में रहे, है ना, शुगर बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे रेगुलर जो है टाइम टू टाइम मॉनिटर करना होता है, अगर डायबिटीज़ के पेशेंट को डायबिटीज़ कंट्रोल रखना है। तो वहाँ पे फार्मासिस्ट बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, एडजस्टिंग मेडिकेशन टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे जो भी दवाएं होती हैं, जैसे तो कभी कभी क्या होता है कि वो ब्लड शुगर लेवल को बहुत ही कम कर देती हैं, तो बहुत कम करने पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे देखना होता है। उसके बाद इंटरेक्शन को मॉनिटर करना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि डायबिटीज़ पेशेंट जो है, अगर वो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट भी ले रहा है, तो वहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, तो उसको भी अवॉइड करने में फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले करता है। और हाइपरटेंशन की बात करें तो हाइपरटेंशन भाई क्या होता है, हाइपरटेंशन में पेशेंट को बहुत ही लाइफ लॉन्ग यहाँ पे ट्रीटमेंट करना होता है। तो ऐसे पेशेंट में भी इंश्योर करना होता है कि जो हाइपरटेंशन की ड्रग है, ठीक है, अब वो कहीं ऐसा ना हो कि देखो हाइपरटेंशन में ड्रग क्या करेगी, ब्लड प्रेशर को कम करेगी, तो ऐसा ना हो कि वो बहुत ही ज़्यादा कम कर दे कि लो बीपी हो जाए, है ना, तो हाइपोटेंशन ना हो जाए। तो वो सारी चीज़ें देखना। उसके बाद यहाँ पर रेगुलर मेडिकेशन का यूज जो है इंश्योर करना है। उसके बाद लाइफ साइकिल चेंजेस, जैसे कि भाई हाइपरटेंशन में क्या होता है, सॉल्ट बहुत ही कम अलाउ होता है, एक्सरसाइज डेली करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पेशेंट जो है ध्यान रखता है। तो ये था हमारे यहाँ पे पेशेंट काउंसलिंग, और आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।